24 जून 1961 बेंगलोर के आसमान में अचानक एक तेज गर्जना गूंजती है। लोग चौंक कर जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि आसमान में एक तेज रफ्तार चांदी सा चमकता फाइटर जेट उड़ान भर रहा था। ये एशिया का पहला फाइटर जेट HF-24 मारुत था, जिसे जापान या चीन ने नहीं बल्कि भारत ने बनाया था। कुछ ही साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए भारत के लिए एक स्वदेशी फाइटर जेट बनाना आत्मनिर्भर होने की पहली हुंकार थी। इस उड़ान ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था जो खुद का सुपरसोनिक फाइटर जेट बना सकते थे। HF-24 मारुत अपने समय से आगे का फाइटर जेट था। इसकी डिजाइनिंग इतनी सटीक और परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इसने न सिर्फ 300 से ज्यादा सॉर्टीज पूरे किए बल्कि अपने से कहीं ज्यादा एडवांस पाकिस्तानी फाइटर जेट F-86 सेबर को भी हवा में ही ढेर कर दिया था। लेकिन बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स, अचूक मारक क्षमता और युद्ध में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भारत ने इसे सिर्फ 147 यूनिट तक ही सीमित रखा और 1990 में इन्हें हमेशा के लिए रिटायर कर दिया। तो आइए जानते हैं भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट HAL HF-24 मारुत की पूरी कहानी। वो इंजीनियर कौन था जो भारत के सपने का सबसे बड़ा किरदार बना और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। उसने कैसे राजनीति, करप्शन और विदेशी दबाव के चलते दम तोड़ दिया और आखिर उसके बंद होने से भारत कैसे एक जनरेशन पीछे छूट गया, जिसका खामियाजा भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा है। 1947 में आजादी के कुछ ही महीने बाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ हुए टकराव ने इंडियन गवर्नमेंट को एहसास करा दिया कि देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम बेहद जरूरी है। उस समय भारत अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए विदेशी मदद पर निर्भर था। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ब्रिटिश मेड हॉकर हंटर और फ्रेंच मेड मिस्टर 4 जैसे फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने हुए थे। लेकिन यही विदेशी निर्भरता भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को एक स्वदेशी फाइटर जेट डेवलप करने का जिम्मा सौंपा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय एशिया के किसी भी देश के पास खुद का कोई फाइटर जेट नहीं था। उस वक्त पूरी दुनिया में केवल यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसे कुछ देशों के पास ही सुपरसोनिक फाइटर जेट्स बनाने की टेक्निकल कैपेबिलिटी थी। वहीं साल 1940 में बनी HAL उस स्तर की तैयारी से काफी दूर थी। उस समय तक HAL का काम सिर्फ ट्रेनर और लाइट एयरक्राफ्ट्स बनाने तक ही सीमित था। न HAL के पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही कोई डेडिकेटेड एरोनॉटिकल डिजाइन टीम थी। ऐसे में सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाना HAL के लिए समुद्र में गोता लगाने जैसा था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को नेतृत्व करने के लिए भारत को एक ऐसे अनुभवी और विजनरी एरोनॉटिकल इंजीनियर की जरूरत थी जो न सिर्फ फाइटर जेट्स डिजाइन करने का तजुर्बा रखता हो बल्कि HAL जैसे संस्थान को एक नई दिशा भी दे सके। तभी भारत की नजर जर्मनी के मशहूर एयरक्राफ्ट डिजाइनर कर्ट टैंक पर पड़ी। आजादी के उस दौर में भले ही भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज हम उस समय में जी रहे हैं जब हर इंसान टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई भी बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब सही टूल्स को सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। मान लीजिए आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहां सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, HR, मार्केटिंग और वेबसाइट सब कुछ मैनेज करना होता है। अब हर चीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स और एप्स का इस्तेमाल करना न सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है बल्कि बिजनेस की असली ग्रोथ भी वही रुक जाती है। यहीं पर ओडू काम आता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सारे ऑपरेशंस को एक ही जगह से स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। खास बात यह है कि ओडू अब आपके लिए ओडू कम्युनिटी डे 2025 के तहत एक ऐसा टेक एंड बिजनेस इवेंट लेकर आ रहा है जहां आपको इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों से सीखने का मौका मिलेगा। ये मेगा इवेंट 13 और 14 अगस्त 2025 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में होने जा रहा है। यहाँ बोर्ड के को-फाउंडर अमन गुप्ता, शरण हेगड़े और यूट्यूब पॉडकास्टर एंड एंटरप्रेन्योर रणवीर अलाबादिया जैसे बड़े नामी स्पीकर्स होंगे। इस 2 दिन के इवेंट में आपको हजारों एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स से मिलने का मौका मिलेगा। ओडू 19 के लेटेस्ट फीचर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। 200+ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत और लाइव डेमोज होंगे और 200+ बूथ्स पर आप नए बिजनेस सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है। 2 दिनों
दिनों में आप 6 महीने की लर्निंग, कॉन्टैक्ट्स और इंस्पिरेशन एक ही जगह पा सकेंगे। ये सही लोगों से नेटवर्क करने और एक्सपर्ट से सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी फ्री पास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। कर्ट टैंक वही व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के लिए FW-190 जैसे बेहद सक्सेसफुल फाइटर जेट्स डिजाइन किए थे। लेकिन जर्मनी की हार के बाद एलाइड पावर्स ने नाजी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लालच या डर से अपने देश लाकर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कुछ जर्मन वैज्ञानिक ऐसे थे जो एलाइड पावर्स से बचने के लिए स्पेन, अर्जेंटीना और इजिप्ट जैसे देशों में जाकर बस गए। इन्हीं में से एक कर्ट टैंक थे जो अपने कुछ साथियों के साथ अर्जेंटीना पहुंच गए थे। वहां के राष्ट्रपति जुआन पेरोन के कहने पर वहां वो एक नया फाइटर जेट डेवलप कर रहे थे। लेकिन बीच में ही अर्जेंटीना में एक मिलिट्री कू हो गया और नई सरकार ने उस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद कर दिया। कर्ट टैंक और उनकी टीम पर नकली पासपोर्ट रखने का आरोप लगाकर उन्हें अर्जेंटीना छोड़ने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद कर्ट टैंक की टीम बिखर गई। उनके कुछ मेंबर वापस जर्मनी लौट गए और कुछ अमेरिका में जाकर बस गए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कर्ट टैंक को भारत लाने के प्रयास तेज कर दिए, क्योंकि HAL जैसे अंडर डेवलप्ड एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूशन को एक नई उड़ान देने के लिए उनके जैसा काबिल और विजनरी एरोनॉटिकल इंजीनियर एक रेयर अपॉर्चुनिटी था। पहले एयर मार्शल S मुखर्जी और फिर डिफेंस मिनिस्टर महावीर त्यागी ने कर्ट टैंक से मुलाकात की और उन्हें भारत के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए भारत आने का न्योता दिया। कुछ ही समय बाद कर्ट टैंक अपने 18 साथियों के साथ फरवरी 1956 में भारत आ गए। उनका HAL समेत देश की अलग अलग एरोस्पेस फैसिलिटीज का दौरा करवाया गया। HAL की हालत देखकर कर्ट टैंक चौंक गए। वहां ना तो कोई डेडिकेटेड एविएशन डिजाइनर्स थे और न ही टेस्टिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ तक कि HAL के पास उस समय तक एक प्रॉपर रनवे तक मौजूद नहीं था। ऐसे हालात में एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जैसा काम था। भारत आने के बाद कर्ट टैंक ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर डायरेक्टर भी काम किया। यहाँ उनके स्टूडेंट्स में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर स्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कर्ट टैंक का जिक्र अपनी पॉपुलर बुक विंग ऑफ फायर में बड़े सम्मान के साथ किया। कर्ट टैंक के भारत आने के कुछ महीनों बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फाइटर जेट डेवलप करने के लिए जरूरी फंड एलोकेट कर दिए। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने इसकी चर्चा पार्लियामेंट में बड़े जोश के साथ की। फंड एलोकेशन के बाद HAL ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और बनने वाले फाइटर जेट का नाम HF-24 मारुत रखा गया। इस प्रोजेक्ट में कर्ट टैंक के नेतृत्व में उनके करीबी और अनुभवी सहयोगी लडविग मिटलहबर को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। उनके साथ काम करने के लिए कुछ जर्मन इंजीनियर्स के साथ साथ HAL के 3 सीनियर इंडियन डिजाइन इंजीनियर्स और 22 दूसरे भारतीय इंजीनियर्स की एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। भारत चाहता था कि कर्ट टैंक की गाइडेंस में HAL एक ऐसा मैक 2 स्पीड वाला फाइटर जेट डिजाइन करे जिसकी कॉम्बैट रेंज कम से कम 500 माइल्स हो, जो 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सके और जिसे भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से भी ऑपरेट किया जा सके। HAL की उस समय की सीमित क्षमता को देखते हुए ऐसा काम कर पाना किसी चमत्कार जैसा ही था। भारत की डिमांड्स और HAL की लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कर्ट टैंक के बुलावे पर भारत आए उनके 18 कलीग्स में से 5 लोग प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ ही दिन बाद रिजाइन कर वापस चले गए। अब HAL में जर्मन इंजीनियर्स की संख्या घटकर मात्र 13 रह गई थी। ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन कर्ट टैंक एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। वो उन लोगों में से नहीं थे जो मुश्किलें देखकर पीछे हट जाए। उनमें समस्याओं से जूझते हुए किसी काम को पूरा करने की जबरदस्त एबिलिटी थी। कर्ट टैंक ने तय किया कि अगर भारत को अपना पहला इंडिजीनियस सुपरसोनिक फाइटर जेट चाहिए तो सबसे पहले HAL को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। एक ऐसा फंक्शनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश करना होगा जिसमें डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जैसी सभी जरूरी कैपेबिलिटीज मौजूद हो। कर्ट टैंक की लीडरशिप में HAL का डिजाइन डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लार्ज स्केल पर एक्सपेंशन शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने भारत के और भी इंजीनियर्स की हायरिंग शुरू कर दी, जिससे कुछ ही महीनों में उनकी टीम में इंडियन इंजीनियर्स की संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई, जो पूरी निष्ठा और जुनून के साथ देश के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में जुट गए। कर्ट टैंक ने मारुत को 2 फेजेस में डेवलप करने का निर्णय लिया। पहले फेज में उनका फोकस एक ऐसा एडवांस एयरफ्रेम तैयार करने पर था जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर ट्रैवल करने में सक्षम हो और ऑपरेशनल होने के बाद कॉम्बैट मिशंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। दूसरे फेज में कर्ट टैंक का फोकस
फोकस एयरक्राफ्ट के लिए उसकी डिजाइन के हिसाब से सूटेबल इंजन फिट करने पर होने वाला था। करीब 2 साल की लगातार मेहनत के बाद साल 1959 में कर्ट टैंक की टीम ने इस एयरक्राफ्ट का एक 2 सीट वुडन ग्लाइडर तैयार किया जो व्हील ब्रेक्स, एयर ब्रेक्स, फ्लैप्स और रिट्रैक्टेबल अंडरकैरियर जैसे सभी एसेंशियल फीचर से लैस था। 3 अप्रैल 1959 को इस ग्लाइडर को डगलस डकोटा एयरक्राफ्ट की मदद से एरोडायनामिक्स टेस्टिंग के लिए उड़ाया गया। खास बात यह थी कि इस ग्लाइडर प्रोटोटाइप के दोनों टेस्ट पायलट ओएती मनकड़न कुनीरामन और कपिल भार्गवा इंडियन थे। इसके बाद इस ग्लाइडर की कुल 86 टेस्ट फ्लाइट्स की गई। एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान ये ग्लाइडर एक हादसे का भी शिकार हुआ। लैंडिंग के समय इसका नोज अंडरकैरियज पूरी तरह एक्सटेंडेड नहीं हो सका, जिससे ग्लाइडर को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग इतनी सफल रही कि इसने प्रोजेक्ट से जुड़े डिजाइनर्स और इंजीनियर्स के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी कि वो कम रिसोर्सेज और कम अनुभव के बावजूद इस चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। इस तरह कर्ट टैंक का इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर फेज 1 तो सही चल रहा था, लेकिन कर्ट टैंक और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती फेज 2 को लेकर थी, जिसके तहत एयरक्राफ्ट में इंजन फिट करना था। कर्ट टैंक ने मारुत को डिजाइन करते वक्त ब्रिटिश बिल्ट ब्रिस्टल BOR.12 SR ऑर्फिस इंजन को ध्यान में रखकर ब्लूप्रिंट्स तैयार किए थे। यह इंजन लगभग 8150 पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट कर सकता था, जो मारुत को मैक 2 की स्पीड दिलाने के लिए जरूरी था। उस समय यह इंजन नेटो के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने के लिए डेवलप हो रहा था और प्लान था कि डेवलपमेंट पूरी होने के बाद भारत इसे ब्रिटेन से खरीद लेगा। लेकिन किसी कारण से नेटो ने अचानक इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। इसका असर मारुत पर भी पड़ा, क्योंकि अब ना इंजन बन रहा था और ना उसके मिलने की कोई उम्मीद थी। नेटो के प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी गंभीर फंडिंग क्राइसिस से जूझने लगी। भारत ने जब उससे मारुत के लिए इंजन बनाने को कहा तो उन्होंने इंजन का डेवलपमेंट जारी रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से लगभग 13 मिलियन पाउंड्स की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी, लेकिन सरकार ने ये राशि देने से मना कर दिया और इसके साथ ही मारुत के लिए ब्रिस्टल BOR.12 SR ऑर्फियस इंजन की उम्मीद भी खत्म हो गई। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों और कर्ट टैंक की टीम के बीच मारुत के डिजाइन और फीचर्स को लेकर भी मतभेद होने लगे। इन्हें सुलझाने के लिए कर्ट टैंक को जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन के साथ कई बैठकें करनी पड़ी। इंजन से जुड़ी समस्याओं के कारण HAL की प्रोडक्शन प्लानिंग भी बुरी तरह प्रभावित हुई। चूंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था, इसलिए और देर नहीं की जा सकती थी। इस स्थिति में टैंक की टीम को एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा। डॉक्टर होमी भाभा समेत कई इंडियन एक्सपर्ट्स की मदद से डिसीजन लिया गया कि HAL जिस ब्रिटिश एयरक्राफ्ट फॉलन नैट को लाइसेंस के तहत बना रहा था, उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन ब्रिस्टल सिडेली ऑर्फियस MK703 टर्बोजेट को मारुत में टेम्पररी इंस्टॉल किया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि इस ऑर्फियस 703 इंजन की थ्रस्ट कैपेबिलिटी केवल 4900 पाउंड्स थी, जो मारुत की रिक्वायर्ड स्पीड मैक 2 के लिए काफी कम थी। मारुत को इस इंजन के साथ उड़ाया तो जा सकता था, लेकिन इससे ये स्पीड और कॉम्बैट कैपेबिलिटी में काफी पीछे रह जाता। लेकिन कोई और ऑप्शन न होने की वजह से कुछ एरोडायनामिक्स प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 24 जून 1961 को HF-24 मारुत के पहले पावर्ड प्रोटोटाइप ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक उड़ान को विंग कमांडर सुरंजन दास ने अंजाम दिया। अगले साल तक मारुत का फाइनल वर्जन भी बनकर तैयार हो गया और अक्टूबर 1962 में मारुत का दूसरा प्रोटोटाइप भी सक्सेसफुली उड़ाया गया। इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। इंडिया ऑफिशियली एशिया का वो पहला देश बन गया जिसने खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप किया था। लेकिन इस हिस्टोरिक सक्सेस के साथ एक बड़ी टेक्निकल समस्या भी साफ हो चुकी थी। सही कैपेबिलिटी का इंजन न होने की वजह से मारुत अपनी एक्सपेक्टेड स्पीड तो क्या, उसकी आधी स्पीड तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। चूंकि मारुत को ऑर्फियस 703 टर्बोजेट्स इंजन के साथ सिर्फ टेम्पररीली असेंबल किया गया था, इसलिए इस एयरक्राफ्ट को उसकी असली पोटेंशियल तक ले जाने के लिए एक नया और पावरफुल इंजन ढूंढने की एक लंबी और थकाऊ यात्रा शुरू हो गई। भारत ने HF-24 मारुत के लिए एक सही इंजन की तलाश में सोवियत संघ, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की ओर रुख किया। साल 1961 में जब मारुत का पहला प्रोटोटाइप फेवरेबल स्पीड हासिल नहीं कर पाया था, तभी तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने RD-9F इंजन के लिए USSR से बातचीत की थी। इसके बाद HAL को ये इंजन टेस्टिंग के लिए मिल गया और उसकी बेंच टेस्टिंग के नतीजे काफी पॉजिटिव रहे। कर्ट टैंक को पूरा विश्वास था कि HF-24 मारुत और RD-9F की जोड़ी सोवियत यूनियन के MiG-21 से भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। हालांकि
हालांकि ये संभावना जल्द ही सोवियत की नजर में भी आ गई। इसके बाद यूएसएसआर ने इंजन की सप्लाई को लेकर आनाकानी शुरू कर दी। एक रणनीतिक चाल चलते हुए सोवियत अधिकारियों ने भारत सरकार को ये गलत जानकारी दी कि RD-9F की सर्विस लाइफ केवल 50 घंटे है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी मिलिट्री जेट इंजन की सर्विस लाइफ आमतौर पर 500 से 2000 घंटे तक होती है। इसके बाद भारत सरकार ने इस इंजन को खरीदने से इनकार कर दिया। बाद में ये बात सामने आई कि सोवियत संघ नहीं चाहता था कि उसके इंजन के चलते भारत HF-24 मारुत के जरिए एक ऐसा फाइटर जेट तैयार कर ले जो फ्यूचर में उसके MiG-21 के मुकाबले खड़ा हो सके और उसे भारत से हजारों करोड़ की मिलिट्री डील खोनी पड़े। इसी बीच अमेरिका ने भारत को RB-153 इंजन का प्रस्ताव दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी गई कि भारत को सोवियत के साथ चल रही MiG-21 डील को कैंसिल करना होगा। चूंकि उस समय भी भारत और सोवियत यूनियन के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बहुत मजबूत थे, इसलिए भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भारत अपने सेल्फ डेवलप्ड फाइटर जेट के लिए एक बेहतर इंजन की तलाश में लगा ही हुआ था कि उसी दौरान अक्टूबर 1962 में चाइना ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। इस सरप्राइज वॉर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने सरकार को यह एहसास दिलाया कि देश के पास मॉडर्न वेपन्स और एडवांस फाइटर जेट्स की भारी कमी है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही सीमाओं पर आक्रामक गतिविधियों में जुटे थे और पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स मौजूद थे। इन हालात में भारत ने सोवियत यूनियन से बड़ी संख्या में MiG-21 को इंपोर्ट करना शुरू किया, जो 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते थे और जिनकी स्पीड मैक 2.05 थी। MiG-21 के भारत आ जाने से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत तो हो रहा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का अब मारुत में इंटरेस्ट भी कम होने लगा था। इसका सीधा असर मारुत प्रोजेक्ट पर पड़ा और इंडियन गवर्नमेंट ने HAL को निर्देश दिया कि वो ऑर्फियस 703 इंजन के साथ ही कुछ मारुत्स का लिमिटेड स्केल पर प्रोडक्शन शुरू करे। ये फैसला इस प्रोजेक्ट की मूल सोच से हटकर था, क्योंकि मारुत को एक हाई परफॉर्मेंस सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में डेवलप करने का सपना देखा गया था। हालांकि कर्ट टैंक ने फिर भी हार नहीं मानी और वो मारुत के लिए एक बेहतर इंजन की तलाश में लगातार कोशिश करते रहे। कर्ट टैंक ने इजिप्ट से कॉन्टैक्ट किया, जहां प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर लेजेंडरी जर्मन एयरक्राफ्ट डिजाइनर विली मेसरश्मिट के नेतृत्व में हेल्वेन HA-300 नाम के अपने स्वदेशी फाइटर जेट पर काम करवा रहे थे। इस एयरक्राफ्ट के लिए एक नया इंजन ब्रांडनर E-300 भी डिजाइन किया जा रहा था। साल 1963 में जब कर्ट टैंक ने इजिप्ट का दौरा किया और वहां के प्रोजेक्ट का जायजा लिया, तो उन्होंने देखा कि इजिप्ट ने इंजन तो डेवलप कर लिया है, लेकिन अब तक एयरफ्रेम नहीं बन पाया है। दूसरी ओर भारत के पास HF-24 मारुत का एयरफ्रेम तो मौजूद था, लेकिन एक सूटेबल इंजन की कमी थी। इस स्थिति को देखते हुए दोनों देशों के बीच यह सहमति बनी कि भारत एक HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट इजिप्ट भेजेगा, जहां इसमें E-300 इंजन लगाकर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसके बाद 1966 में इजिप्ट में कर्ट टैंक की मौजूदगी में HF-24 मारुत की टेस्ट फ्लाइट भी की गई, जो सफल रही। ऐसा लगने लगा कि भारत और इजिप्ट अपने अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली पूरा कर लेंगे। लेकिन इसी दौरान मिडिल ईस्ट में हुई एक बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना ने दोनों देशों के इन सपनों को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। 1967 में इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज के बीच 6 डे वॉर छिड़ गई। इसमें अरब देशों की तरफ से इजिप्ट भी था। इजराइल ने इजिप्ट के एयरबेस पर एक भीषण हवाई हमला किया, जिससे वहां मौजूद करीब 90% एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। इन्हीं में वो मारुत भी शामिल था, जिसे भारत ने इंजन टेस्टिंग के लिए भेजा था। इस डेवास्टेटिंग वॉर के बाद इजिप्ट की इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी तरह से चरमरा गई और उसे मजबूरन अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। उसने भारत को इन्फॉर्म किया कि वो अब E-300 इंजन की सप्लाई नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही मारुत के इंजन मॉडिफिकेशन की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। इस समय तक देश में राजनीतिक नेतृत्व बदल चुका था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। इससे देश की ओवरऑल अप्रोच में भी बड़ा बदलाव आ चुका था। ऐसे में सरकार ने HAL को निर्देश दिया कि वो ऑर्फियस 703 जैसे आउटडेटेड इंजन के साथ ही 214 मारुत फाइटर जेट्स का निर्माण करे। हालांकि HAL इसका प्रोडक्शन पहले से ही शुरू कर चुकी थी, लेकिन HAL 214 के बजाय केवल 147 मारुत ही बना पाया, जो 1968 में इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए गए। इसी साल कर्ट टैंक ने HAL से इस्तीफा दे दिया और अपनी अधूरी ख्वाहिशों के साथ जर्मनी लौट गए। लेकिन मारुत की कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद मारुत से जुड़ी एक बड़ी घटना घटी। 10 जनवरी 1970 को ग्रुप कैप्टन सुरंजन दास HF-24 के एक प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट
कर रहे थे, लेकिन उड़ान भरते समय अचानक एयरक्राफ्ट की कैनोपी खुल गई और एयरक्राफ्ट के राइट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इससे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का शिकार हो गया और इस हादसे में ग्रुप कैप्टन सुरंजन दास की मौत हो गई। इस हादसे के बाद इस प्रोजेक्ट की चारों ओर काफी आलोचना होने लगी, जिससे इसकी रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए। मारुत का असली इम्तिहान 1971 की इंडो पाक वॉर में हुआ। भले ही मारुत अपनी एक्सपेक्टेड स्पीड हासिल करने में नाकाम रहा था, लेकिन इसके बावजूद 1971 की इंडो पाक वॉर में इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस युद्ध में मारुत ने ईस्ट पाकिस्तान के कई एयरफील्ड्स पर लो लेवल स्ट्रैफिंग की, वहां के एम्यूनेशन डंप्स को टारगेट किया और फ्रंट लाइंस पर कई पाकिस्तानी टैंक्स और आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय किया। HF-24 मारुत करीब 1800 किलो बॉम्ब्स, 68 मिलीमीटर के 100 रॉकेट और 4 30 मिलीमीटर कैनन्स को कैरी कर सकता था। इसने उस युद्ध की सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक बैटल ऑफ लोंगेवाला में भी अहम भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1971 की आधी रात को पाकिस्तान ने भारत के राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में अपने करीब 4000 सैनिकों और कई टैंकों के साथ अचानक हमला कर दिया। इसका इरादा रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने का था। लोंगेवाला पोस्ट पर भारत की तरफ से केवल 120 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी तैनात थी, जिनके पास बेहद सीमित हथियार थे और रात होने की वजह से कोई एयर सपोर्ट भी नहीं थी, क्योंकि उस समय इंडियन जेट्स के पास रात में उड़ान भरने की कैपेबिलिटी नहीं थी। इसके बावजूद भारत की ये छोटी सी टुकड़ी सुबह तक पोजीशन होल्ड करने में सफल रही और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने 3 मारुत जेट्स वाली एक स्क्वाड्रन और 4 हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट्स को लोंगेवाला की ओर रवाना कर दिया। इन एयरक्राफ्ट्स ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी टैंक्स और सोल्जर्स पर जबरदस्त बमबारी कर उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के चौथे दिन 220 स्क्वाड्रन के मेजर बख्शी ने मारुत से पाकिस्तान के एक F-86 सेबर जेट को शॉट डाउन कर दिया, जो कि मारुत से कहीं ज्यादा एडवांस था। यह मारुत की कैपेबिलिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल था। मारुत ने इस युद्ध के दौरान 300 से भी ज्यादा सॉर्टीज पूरे किए और एयर टू एयर कॉम्बैट में एक भी एयरक्राफ्ट नहीं खोया। हालांकि पाकिस्तानी ग्राउंड फायर की वजह से भारत को अपने 3 मारुत जेट्स खोने पड़े, फिर भी इसकी सर्विसेबिलिटी इतनी अच्छी थी कि कई जेट्स तो एक इंजन बंद होने के बावजूद दूसरे इंजन की मदद से सुरक्षित बेस पर लौट आए। इस युद्ध में मारुत की भूमिका इतनी अहम रही कि 3 मारुत पायलट्स को उनकी ब्रेवरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 की जीत के बाद मारुत के फ्यूचर वर्जन्स को लेकर डिस्कशंस शुरू हुए। एयर कोमोडोर जसजीत सिंह ने मारुत के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए इसे अपग्रेड करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मारुत का सेफ्टी रिकॉर्ड IAF के कई दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में बेहतर है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के सुपीरियर्स का इंटरेस्ट मारुत में अब खत्म होता जा रहा था। मारुत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इंजन था और कोई बेहतर रिप्लेसमेंट न मिलने की वजह से IAF का इस पर पूरा भरोसा कभी नहीं बन पाया। IAF अब सुखोई और मिग जैसे ज्यादा एडवांस्ड और फॉरेन ओरिजिन जेट्स में इंटरेस्टेड थे, जिनमें ज्यादा स्पीड, रेंज और पेलोड कैपेसिटी थी। चूंकि मारुत का प्रोडक्शन इंपोर्टेड पार्ट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था, इसलिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कई बार फॉरेन एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा हो जाती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने जब इस प्रोजेक्ट पर ऑडिट करवाया तो कॉस्ट ओवररन्स, प्रोडक्शन टूल से जुड़ी दिक्कतें, HAL में प्रॉपर प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कमी और इंजन के रीहीट वर्जन का परफॉर्मेंस ओरिजिनल वर्जन से भी खराब होने जैसी कई समस्याएं उभर कर सामने आई। इन्हीं सब कारणों से इंडियन एयरफोर्स मारुत का इस्तेमाल करने से बचने लगी और आखिरकार साल 1977 में HF-24 मारुत का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बीतते समय के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई एयरफोर्स ऑफिशियल्स और यहां तक कि इसके चीफ टेस्ट पायलट ने भी इस प्रोजेक्ट की कमियों को खुलकर बताना शुरू किया। मारुत के चीफ टेस्ट पायलट रहे ग्रुप कैप्टन कपिल भार्गव का कहना था कि कर टैंक एक बेहतरीन डिजाइनर जरूर थे, लेकिन वो डिजाइन को लेकर रिजिड और कुछ हद तक ओल्ड फैशन थे। उन्हें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और मेंटेनेंस जैसी चीजों की ज्यादा समझ नहीं थी। वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से कतराते थे। इस वजह से उन्होंने मारुत के कंट्रोल्स को सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोलिक सिस्टम से चलने वाला बनाया, यानी कोई बैकअप नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि कॉकपिट का डिजाइन भी कर टैंक जैसे लंबे कद वाले व्यक्ति के अनुसार किया गया था, जिससे छोटे कद के पायलटों के लिए कॉकपिट को फिर से रीडिजाइन करना पड़ा। इस वजह से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गई थी। चूंकि मारुत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका इंजन था, ऐसे में यह भी माना जाता है कि मारुत के लिए एक सूटेबल इंजन खोजने की कोशिशें कभी पूरे मन से नहीं हुई। इस डायरेक्शन में जितना काम HAL और कर टैंक ने किया, उतनी दिलचस्पी ना तो गवर्नमेंट ने दिखाई और ना ही एयरफोर्स ने। उस समय IAF की
की जरूरतें सोवियत एयरक्राफ्ट्स की लार्ज स्केल सप्लाई से पूरी हो रही थी, इसलिए इंडिजीनियस जेट पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। ये भी आरोप लगते हैं कि कई डिफेंस डील्स में कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स को फॉरेन सप्लाई से कमीशन भी मिलता था। इसी वजह से वो विदेशी एयरक्राफ्ट्स को तरजीह देते थे और देश में बनने वाले प्रोजेक्ट्स को पीछे धकेला जाता था। इजिप्शियन इंजन E300 के डिजाइनर फर्डिनेंड ब्रैंडनर इंडिया में HF-24 मारुत और इजिप्ट में HA-300 जैसे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स के फेल होने के पीछे सोवियत प्रेशर को मानते थे। उनका मानना था कि सोवियत ने भारत और इजिप्ट में चल रहे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स को बंद करवाने का प्रयास किया था ताकि वो अपने फाइटर जेट्स और लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग डील्स को बेच सके। साल 1982 तक इंडियन एयरफोर्स ने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि मारुत को धीरे धीरे फेज आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अब ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि इस एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे IAF से फेज आउट करना शुरू कर दिया गया और आखिरकार 1990 में मारुत को आधिकारिक तौर पर सर्विस से रिटायर कर दिया गया। और इसी के साथ भारत के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ने एक बड़ी उड़ान भरने से पहले ही दम तोड़ दिया। 5 जून 1983 को मारुत को डिजाइन करने वाले कर्ट टैंक की जर्मनी के म्यूनिक में डेथ हो गई थी और उनको श्रद्धांजलि देने खुद एयर मार्शल LM कतरे म्यूनिक गए थे। कर्ट टैंक की मौत के बाद उनकी पत्नी सिगरेट के कहने पर इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूशेस म्यूजियम को एक HF-24 एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया, जो आज भी उस म्यूजियम में डिस्प्ले पर है और कर्ट टैंक के विजन और भारत के पहले इंडिजीनियस जेट की कहानी दुनिया को बताता है। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस ने भारत के मारुत फाइटर एयरक्राफ्ट में काफी दिलचस्पी दिखाई थी। एक बार जब फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की टीम बेंगलुरु में मारुत की स्टैटिक फिल्मिंग करने आई तो वे हैरान रह गए। आमतौर पर स्टैटिक फिल्मिंग में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है, लेकिन डसॉल्ट की टीम ने पूरा 1 हफ्ता इस जहाज के डिजाइन को समझने में बिताया। मशहूर हिस्टोरियन शिव कुणाल वर्मा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि फ्रांस का मिराज 2000 एयरक्राफ्ट असल में मारुत की ही कॉपी था और बाद में भारत ने यही मिराज 2000 फ्रांस से खरीदे। आज हम जब राफेल, तेजस और सुखोई जैसे जेट्स की बात करते हैं तो कहीं न कहीं HF-24 मारुत की परछाई उनके साथ चलती है। वो हमें याद दिलाता है कि एक वक्त था जब भारत ने नामुमकिन को मुमकिन किया था। अगर उस सपने को बचा कर रखा जाता तो आज हम फाइटर जेट्स बनाने वाले देशों की लाइन में सबसे आगे खड़े होते। पुष्पिंदर सिंह, जो स्पिरिट्स ऑफ द विंड के लेखक है, उन्होंने लिखा था HF-24 मारुत वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर सरकार उस प्रोग्राम पर डटी रहती तो भारत आज एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलपमेंट में एक जनरेशन आगे होता। आज HAL ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन सच्चाई अब भी वही है कि इंजन आज भी बाहर से आता है। 1980 के दशक में शुरू हुआ कावेरी इंजन प्रोजेक्ट आज तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। जब तक देश अपने फाइटर जेट्स का दिल यानी इंजन खुद नहीं बना पाएगा, तब तक आत्मनिर्भरता सिर्फ एक अधूरा सपना ही रहेगी।